पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि बेसल न्यूक्लियाई और थैलेमस के बारे में पढ़ रहे थे। तो थैलेमस का जो है मुख्य कार्य होता है स्किन और जो हमारे अंदरूनी अंग हैं जिन्हें विसरल ऑर्गन्स कहा जाता है, आँत, लीवर, किडनी, ये सब, और स्पेशल सेंस ऑर्गन, इनकी जो यहाँ से जो निकलने वाली संवेदना है ये पहले थैलेमस जाती है और फिर वहाँ से सेरेब्रम के अलग अलग हिस्सों तक रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस जो है अलग अलग नर्व सेल के ग्रुप से मिलकर बना होता है। ये थैलेमस के नीचे स्थित होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से ठीक ऊपर। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से जुड़ा हुआ होता है नर्व फाइबर्स के द्वारा, और एंटीरियर लोब से जुड़ा होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। इस तरीके से जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब है उससे निकलने वाले हार्मोन के आउटपुट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा फंक्शन है हाइपोथैलेमस का, जैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हमारे भूख खाना खाने के बाद जो संतुष्टि होती है उसका भी सेंटर हाइपोथैलेमस में होता है। हमारे प्यास और शरीर में पानी का बैलेंस बना के रखने का जो सेंटर होता है वो भी हाइपोथैलेमस में होता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला जो सेंटर है वो भी हाइपोथैलेमस में होता है। हमारे जो भी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं जैसे संतुष्टि का, आनंद का, भय का, क्रोध का, ये सब इमोशनल रिएक्शन वाले जो सेंटर्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होते हैं। हमारा जो सेक्सुअल बिहेवियर है जैसे बच्चे पैदा करना या बच्चों का पोषण करना, ये एक्टिविटी भी हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट होती है। इसके अलावा जो हमारे ब्रेन में बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं, सर्काडियन रिदम जिसको कहा जाता है, कब जगना है कब सोना है, या बॉडी टेम्परेचर और हार्मोन्स के सिक्रीशन कब करना है कब नहीं करना, ये सर्काडियन रिदम भी जो रेगुलेट करने का कार्य है वो हाइपोथैलेमस का ही है। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो इस तरीके से जो ब्रेन का मुख्य पार्ट है सेरिब्रम, ब्रेन का अग्रभाग, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ा। अब जो है हम ब्रेन स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन स्टेम का निर्माण मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस पिक्चर से आपको याद होगा ये पूरा सेरिब्रम है। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये तीनों को मिलके मिड ब्रेन कहा जाता है, और सेरिबेलम को हाइंड ब्रेन कहा जाता है। मतलब ब्रेन का मध्य भाग ये तीनों मिलके बनाते हैं, पश्च भाग ये और अग्र भाग ये। अब हम मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में हम पढ़ेंगे। इनको तीनों को कंबाइंडली मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला को मिला के ब्रेन स्टेम कहा जाता है। मतलब ब्रेन का तना है वो। फल जो है वो सेरिब्रम है, तना जो है वो आपका ब्रेन स्टेम, 3 पार्ट से मिलकर बना मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और पीछे का भाग जो है वो सेरिबेलम है। तो मिड ब्रेन जो है वो एरिया है हमारे हिस्से ब्रेन का जो कि सेरिब्रल एक्विडक्ट के दोनों तरफ पाया जाता है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में, और पॉन्स से जस्ट नीचे। इसमें नर्व फाइबर्स और उनकी सेल बॉडीज़ होती हैं जो कि सेरिब्रम को
ब्रेन के लोअर पार्ट और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती हैं। इसमें जो सेल बॉडीज होती हैं वो रिले स्टेशन की तरह कार्य करती हैं, मतलब संवेदनाओं को ऊपर और नीचे भेजने का कार्य। उसके बाद जो पॉन्स होता है, पिक्चर में आपने देखा होगा कि वो सेरिबेलम से जस्ट सामने स्थित होता है, मिड ब्रेन के नीचे, और मेडुला ऑब्लोंगाटा से ऊपर। इसमें मुख्य रूप से वैसे नर्व फाइबर होते हैं जो कि दोनों सेरिबेलम के दोनों हेमिस्फीयर में सामंजस्य स्थापित करते हैं, और ब्रेन सेरिब्रम से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से सेरिब्रम की तरफ जाने वाले ट्रैक्ट का, नर्व के ट्रैक्ट का नियंत्रण करते हैं। कुछ नर्व फाइबर यहाँ से निकलती हैं तो वो क्रेनियल नर्व का रूप ले लेती हैं। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सेरिब्रम से इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग होता है कि इसमें जो सेल बॉडीज होता है, मतलब ग्रे मैटर जो है अंदर की तरफ होता है और नर्व फाइबर बाहर की तरफ होता है। इसके बाद मेडुला ऑब्लोंगाटा की बात की जाए तो मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है पॉन्स के नीचे स्थित होता है और स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। यह 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और हमारे स्कल बोन के अंदर ही स्थित होता है। इसके बाद फोरामन मैग्नम के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। इसमें इसका जो बाहरी भाग होता है वो वाइट मैटर का बना होता है और ग्रे मैटर अंदर की तरफ स्थित होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर ही हमारे सारे वाइटल सेंटर स्थित होते हैं, जो कि हमारे शरीर के जितने वाइटल ऑर्गन हैं उनकी ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो होती है उसको नियंत्रित करते हैं, जैसे कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वैसोमोटर सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, कफ सेंटर, स्नीजिंग सेंटर, स्वालोइंग सेंटर, ये सारा कुछ मेडुला में स्थित होता है। कार्डियक सेंटर है वो जो हार्ट को पंप करने का, जो रिदम मेंटेन करके रखने का कार्य है वो इस कार्डियक सेंटर का है। अगर कार्डियक सेंटर डैमेज हो जाए तो हार्ट का जो पंपिंग मैकेनिज्म है वो फेल कर जाएगा या हार्ट बीट गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह से रेस्पिरेटरी सेंटर अगर डैमेज हो जाए तो पेशेंट सांस रोकने लगेगा। वैसोमोटर सेंटर जो है खून की नली को कब सिकोड़ना है, कब फैलाना है, उसमें सहयोग करता है। वोमिटिंग सेंटर, कफिंग सेंटर, स्नीजिंग सेंटर, स्वॉलोइंग सेंटर, ये क्रमशः जो है उल्टी, खांसी, छींक और निगलने की प्रतिक्रियाओं में सहयोग करते हैं। इसके अलावा भी मेडुला ऑब्लोंगाटा के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जो भी नर्व फाइबर्स गुजरती हैं लेफ़्ट वाली राइट में और राइट ब्रेन से निकलने वाली लेफ़्ट में, इसी मेडुला ऑब्लोंगाटा के हिस्से में क्रिस क्रॉस बनाती हैं। जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है वो हार्ट के रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को नियंत्रित करता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स इसी मेडुला ऑब्लोंगाटा से ओरिजिन होती हैं, उत्पन्न होती हैं और हार्ट तक जाती हैं। और इसमें से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अगर बढ़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ा देगा और हार्ट बीट बढ़ा देगा, और ठीक इसके उल्टा पैरासिम्पैथेटिक जो है हार्ट बीट को और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को घटा देगा। इसमें जो मेडुला ऑब्लोंगाटा में जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो सांस की गति और उसके गहराई को नियंत्रित करता है। यहाँ से जो नर्व फाइबर निकलती हैं
वो हमारे फ्रेनिक और इंटरकोस्टल नर्व्स के रूप में हमारे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल तक, डायफ्राम मसल और इंटरकोस्टल मसल तक जाती हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से उत्तेजित होता है, ना कि ऑक्सीजन की कमी से। मतलब शरीर में ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तब ये उत्तेजित जल्दी होगा। ऑक्सीजन की कमी से उत्तेजना बाद में शुरू होगी। इसमें उत्तेजित होकर सांस की रफ्तार को बढ़ा देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए शरीर से। इसके अलावा वैसोमोटर सेंटर होता है जो कि ब्लड वेसल के डायमीटर को रेगुलेट करता है कि कब सिकुड़ना है, कब फैलना है उसको। और रिफ्लेक्स सेंटर्स के रूप में वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग और स्वॉलोइंग वाले सेंटर होते हैं। इसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो न्यूरॉन्स का कलेक्शन है ब्रेन स्टेम के अंदरूनी हिस्से में, जो कि न्यूरल पाथवे से चारों ओर से घिरा हुआ होता है। इसमें बहुत सारे सिनेप्टिक लिंक्स होते हैं जो कि हमेशा इन्फॉर्मेशन नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचा रहा है। रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है जो कि अलग अलग सेंसरी संवेदनाओं को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि अगर बच्चा कोई बीमार बच्चा बेड में अगर रो रहा है तो उसकी माँ जग जाएगी उस आवाज़ से, लेकिन ट्रेन गुजरेगी तो नहीं उठेगी। तो ये जो सिलेक्शन का काम है कि कब संवेदना ब्रेन को देनी है और कब नहीं देनी है, ये कार्य रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये हमने पढ़ा मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम के अंदर मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में और रेटिकुलर फॉर्मेशन के बारे में। अब ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है, पिछला हिस्सा जो है, छोटा दिमाग जिसे कहते हैं, सेरिबेलम, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेरिबेलम जो है वो पॉन्स के ठीक पीछे स्थित होता है और सेरिब्रम से नीचे हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है इसी में होता है छोटा ब्रेन हमारा। यह अंडा के आकार का होता है और इसमें भी 2 गोलार्ध होते हैं, 2 हेमिस्फीयर, सेरिब्रम की तरह इसमें भी होते हैं। बीच में एक खाली जगह होता है जिसे हम लोग बर्मिस कहते हैं। इसमें ग्रे मैटर जो है वो सरफेस वाला एरिया इसका निर्माण करता है और वाइट मैटर डीप अंदर की तरफ इसमें होता है। अगर इस पिक्चर में आप देखेंगे तो ये हमारा सेरिब्रम है, ये कॉर्पस कैलोसम है, ये 3rd वेंट्रिकल है और ये 4th वेंट्रिकल है और ये हिस्सा पॉन्स का है, ये पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है और ये सेरिबेलम है, ये है सेरिबेलम। हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक मांसपेशियों में गतिविधियाँ होती हैं, हमारे शरीर के पोस्चर, मतलब जो उसका किस सतह से हम लेटे हुए हैं, और शरीर के बैलेंस का कार्य, हम गिर ना पाएँ, बैलेंस मेंटेन करने का कार्य सेरिबेलम का होता है। सेरिबेलम की जो एक्टिविटी होती है, छोटा ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है,
उस पे हमारा ऐच्छिक कंट्रोल नहीं होता, हमारी इच्छाओं का कंट्रोल नहीं होता है। ये अनैच्छिक जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो सेरिबेलम द्वारा कंट्रोल होती हैं। हमारे शरीर के बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके रखना ताकि हम गिरे ना, बैलेंस मेंटेन करके रखना मुख्य कार्य होता है सेरिबेलम का। अगर किसी वजह से सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाए तो आदमी का जो मूवमेंट है वो लड़खड़ाहट वाला, गिरने वाला हो जाएगा। जैसे शराबी अगर दारू पीता है तो शराब का असर इसी सेरिबेलम, छोटा ब्रेन के ऊपर होता है। नतीजा होता है कि वो लड़खड़ाने लगता है, गिरने लगता है चलने के दौरान। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सेरिबेलम में, छोटा ब्रेन में अगर ब्रेन हेमरेज हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा, मरीज़ सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन लड़खड़ाएगा, जैसे लगेगा दारू पी लिया हो। तो ये है इसका मुख्य फंक्शन। तो इस तरीके से हमने पूरा सेरिब्रम, ब्रेन का अगला हिस्सा, ब्रेन का मध्य भाग, ब्रेन में मिड ब्रेन, बोन्स और मेडुला पढ़ा, और ब्रेन का पश्च भाग, पिछला भाग में हमने सेरिबेलम के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा ब्रेन का जो पार्ट है मुख्य रूप से खत्म हुआ। धन्यवाद।